हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बायलेटरल मोनोपोली इन फैक्टर मार्केट, अ केस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बायलेटरल मोनोपोली है फैक्टर मार्केट में कि बायर भी एक है और सेलर भी एक है फैक्टर मार्केट में, और कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। ये केस हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फैक्टर प्राइसिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। The case of a bilateral monopoly is said to exist in the factor market when there is a single buyer, that is, the product monopolist being the monopolists, and a single seller of the factor, that is labor union। मतलब खरीदने वाला भी एक है, बेचने वाला भी एक है। लेबर को फैक्टर मार्केट में खरीदने वाला भी एक ही बंदा है और लेबर बेचने वाले भी एक हैं। उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है। तो इस केस में बार्गेनिंग होगी। कैसे होगी वो बताऊंगा। दिस सेक्शन एनालाइजेज वेज डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ लेबर इज सप्लाइड बाय मोनोपोलिस्ट, दैट इज लेबर यूनियन। क्योंकि लेबर यूनियन का फुल कंट्रोल है तो लेबर मार्केट में जो लेबर यूनियन है उसकी मोनोपोली है, एंड इज डिमांडेड बाय मोनोपोलिस्ट। तो मतलब एक जो कंपनी है वही उस लेबर को ख़रीदना चाहती है और कोई लेबर को ख़रीदेगा भी नहीं और किसी को वो लेबर चाहिए भी नहीं। तो कंपनी जो है वो मोनोपोलिस्ट है। वी एज्यूम that all the buyers of a factor, that is labor, buy it from the employers union which acts as a monopolist in the labor market। तो सबको लेबर यूनियन से ही खरीदने पड़ेंगे। हम ये मान के चलते हैं क्योंकि अगर लेबर यूनियन नहीं होगी या स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं करेगी अपने काम को तो फिर वो बायलेटरल मोनोपोली का केस नहीं बनेगा। ठीक है। On the supply side, labor is organized in a labor union which acts as a monopolist। सप्लाई साइड की तरफ देखिए फैक्टर इनपुट्स के, तो जो लेबर यूनियन है वही सिर्फ सप्लाई करेगी लेबर और कोई नहीं करेगा, इसलिए वो मोनोपोलिस्ट है। दिस काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन इज जनरली एनालाइज्ड अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जब भी इस टाइप की मार्केट आ जाती है बायलेटरल मोनोपोली वाली तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाती। कैसे आती है अभी बताता हूँ। इट मे बी नोटेड दैट it may be noted at the outset that economic theory does not predict a precise outcome of collective bargaining। ये मैं आपके साथ आके डिस्कस करूंगा कि जब भी बायलेटरल मोनोपोली हो जाती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही प्राइस डिटरमिन किया जाता है। कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता कि इतने प्राइस पे बिकेगा उतने प्राइस पे बिकेगा। तो इस केस में कोई प्रिसाइज आउटकम नहीं निकल के आता। द आउटकम ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट सर्टेन। जैसा कि मैंने बताया, द सोल्यूशन ऑफ बायलेटरल मोनोपोली सिचुएशन इज़ इन फैक्ट इनडिटर्मिनेट। ये इनडिटर्मिनेट टाइप की सिचुएशन हो जाती है क्योंकि जो सेलर है वो ज़्यादा तनख्वाह चाहता है, लेबर जो अपनी लेबर सेल कर रहा है वो ज़्यादा तनख्वाह चाहता है, और जो बायर है बायर भी एक है, वो कहता है मैं कम से कम दूंगा। द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बायलेटरल मोनोपोली और कलेक्टिव bargaining does however bring out the upper and lower limits within which the wage can be determined through the process of collective bargaining। मगर हमें ये एनालिसिस बता देगा कि कितनी रेंज के बीच में क्या अपर लिमिट है और क्या लोअर लिमिट है, उसी के बीच में कोई ना कोई वेज रेट सेट होगी। ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? बार्गेनिंग पावर्स एंड स्किल्स क्या हैं दोनों पार्टीज़ की। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर किसके पास है? लेबर यूनियंस के पास कितनी पावर है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करती है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं तनख्वाह सेट करने में जो है असर डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इनडिटर्मिनेट बायलेटरल मोनोपोली। द इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर द बायलेटरल मोनोपोली कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिख लिया, वाई एक्सिस पे हमने वेजेस लिख दिया। द मोनोपोलिस्ट्स डिमांड कर्व फॉर लेबर इज गिवन बाय DL विच इज इक्वल्स टू MRPL। तो ये जो MRPL है, ठीक है, ये वाली MRPL ये मैंने गलत बना दी। ये वाली जो MRPL है ये डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्ट की। ठीक है। द मोनोपोलिस्ट दैट इज द लेबर यूनियन, जो लेबर यूनियन है जिसकी मोनोपोलिस्ट है, कंसीडर्स MRPL कर्व एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। वो कहता है कि भाई ये तो मेरी एवरेज रेवेन्यू कर्व है। समझ गए बात? तो इसको इसीलिए ARU भी लिखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू ऑफ यूनियन। ठीक है, यू मतलब यूनियन। गिवन द ARU कर्व, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो बनी है लेबर यूनियन की, इट मे बी ड्राइव्ड एज MRL। तो अगर ये यूनियन की AR कर्व है तो जो यूनियन है उसकी MRL जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगी। इट मस्ट बाइसेक्ट द लेबर मार्केट मिडवे। तो लेबर मार्केट कर्व को इसको बीच में मिडवे में कराना ही है। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताता हूँ। द लेबर सप्लाई कर्व फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गिवन बाय SL। मोनोपोलिस्ट के व्यू पॉइंट से जो उसकी सप्लाई कर्व होगी वो ये SL होगी, ये वाली SL विच इज़ इक्वल्स टू एवरेज वेज ऑफ
एवरेज वेज ऑफ मोनोप्सोनिस्ट और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनियन, और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनियन को भी दिखाती है कर्व। समझ के बात, ये दोनों चीज़ें आपने साइमल्टेनियसली रखनी है। अब मैंने ये सारी कर्व्स के बारे में बताया, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अगर ये मार्जिनल कॉस्ट है एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो लेबर यूनियन है वो ये वाली है, ठीक है। पहले तो आपने जब भी डायग्राम देना है तो सारी कॉस्ट कर्व्स के बारे में बता दिए कि कौन सी कॉस्ट कर्व या कौन सी रेवेन्यू कर्व कौन सी है। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन फ्रॉम मोनोप्सोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब मोनोप्सोनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चलते ही, द मोनोप्सोनिस्ट मस्ट एम्प्लॉय लेबर वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। वो कहता है जहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब ये वाली कर्व, इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है, मैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मानता हूँ और उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मान के ही मैं आगे चलूँगा, ठीक है। तो उसके बाद इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर करना चाहेगा। दस गिवन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स, द मोनोप्सोनिस्ट finds his equilibrium at point E where he would employ OLU units of labor and pay OWM wages। अब यहाँ इक्विलिब्रियम में वो कहता है कि मैं इतने बंदों को नौकरी दूंगा, और जब इक्विलिब्रियम को नीचे मिलाते थे तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया जहाँ पे भी एवरेज वेज या सप्लाई ऑफ लेबर कट कर रहा है वो कहता है मैं इतनी तनख्वाह दूंगा। तो वेजेस ऑफर्ड बाय मोनोप्सोनिस्ट जो है वो OWM में, ठीक है। अब आगे चलते। ऑन द अदर हैंड द लेबर यूनियन मैक्सिमाइज इट्स गेन वेयर इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो MCU है इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये वाली कर्व, और जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये वाली कर्व, जहाँ कट करेंगी ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, ठीक है, जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे हम अपना इक्विलिब्रियम लेंगे। ये मार्जिनल कॉस्ट है, मगर ये मार्जिनल कॉस्ट लेबर की है, ये मार्जिनल कॉस्ट यूनियन की है। तो यहाँ पे जब हमें कहा हुआ है कि जो मार्जिनल कॉस्ट यूनियन की है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है लेबर की, MRL और MCU बराबर होनी चाहिए। तो MCU अगर आप देखोगे ये वाली जो है यहाँ पे ये वाली कर्व, ये और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम है। कौन कह रहा है ये लेबर यूनियन कह रही है, ठीक है। तो ये कट कर रहा है EU पे, तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ यूनियन हो गया। तो यूनियन वाले कहते हैं कि हम काम भी कम करेंगे, मतलब लेबर भी कम लगाएंगे और जो तनख्वाह है वो भी ज़्यादा लेंगे। तो तनख्वाह किस हिसाब से लेंगे, जहाँ डिमांड फॉर लेबर है या एवरेज रेवेन्यू ऑफ लेबर है। तो यूनियन वाले OWU लेना चाहते हैं और जो दूसरे वाले हैं वो इनको इतनी देना चाहते हैं जहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम करता है OM1। तो इसके बीच में कौन सी प्राइस तय होगी, कोई प्राइस तय नहीं होगी, जो जिसकी बार्गेनिंग होगी वो तय कर लेगा, इसके बीच में कोई भी प्राइस सेट आ जाएगा। तो वही दिखाने की कोशिश की गई है। द MCU कर्व मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनियन कर्व फ्रॉम लेबर यूनियंस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द सेम एज सप्लाई ऑफ लेबर। तो वो एक टाइप की सप्लाई ऑफ लेबर है। द MRL मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लेबर एंड सप्लाई कर्व फॉर लेबर इंटरसेक्ट एट पॉइंट EU। जैसा कि मैंने बताया ये EU पॉइंट पे काटते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लेबर और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ये EU पॉइंट पे काटते हैं। दस लेबर यूनियंस इक्विलिब्रियम कंडीशन इज फुलफिल्ड एट पॉइंट EU। तो लेबर यूनियन कहता है EU पे मेरा इक्विलिब्रियम है। एट दिस पॉइंट एम्प्लॉयमेंट इज OLM, ये वाली एम्प्लॉयमेंट है OLM, समझ की बात। गिवन द लेबर डिमांड कर्व DL, जो ये DL कर्व है, अगर इसके सामने देखिए यूनियन वुड प्रेस द वेज रेट टू OWU। वो कहता है कि इसके सामने जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है उसकी, जो डिमांड कर्व है यूनियन की, उसके सामने जो वेज रेट आती है वो आती है OWU। तो ये तो इससे ज़्यादा होगी। दिस एनालिसिस शोज दैट देयर आर टू पॉसिबल वेज रेट्स OWM ऑफर्ड बाय द मोनोप्सोनिस्ट। वो कहता है मोनोप्सोनिस्ट कहता है मैं इतनी दूंगा, एंड डिटर्मिन्ड बाय द लेबर यूनियन, और लेबर यूनियन कहती है कि OWU देंगे, ठीक है, हमें OWU चाहिए। तो OWM मोनोप्सोनिस्ट देना चाहता है और OWU यूनियन लेना चाहती है। देयर आर टू लोअर एंड अपर लिमिट्स। टू लिमिट्स है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होगी। अपर लिमिट होगी यूनियन वाले की, लोअर लिमिट होगी मोनोप्सोनिस्ट वाले की। इफ मोनोप्सोनिस्ट कैन फोर्स द मोनोपोलिस्ट that is labor union to behave like a competitive seller, the wages will be fixed at OWM। अगर वो उसको मना लेता है और कॉम्पिटिटिव सेलर की तरह बेचने को कहता है तो वेजेस सबसे कम रखे जाएंगे, और अगर वो अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठाता है और कहीं लेबर है ही नहीं तो OWU चार्ज किया जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं। एंड इफ़ द लेबर यूनियन the monopolist can force the monopsonistic
टू बिहेव लाइक अ कॉम्पिटिटिव बायर, कि तू भाई कॉम्पिटिटिव बायर की तरह जो मैं रेट मांग रहा हूँ वो मेरे को दे। द वेज रेट विल बी OWU, तो वेज रेट उस केस में हायर सेट हो जाएगी, ठीक है। वेदर दे सक्सीड इन डूइंग सो इज अनसर्टेन, ऐसा कर पाते हैं नहीं कर पाते ये अनसर्टेन है। द वेज रेट देयरफॉर रिमेन्स इनडिटर्मिनेट, वेज रेट इनडिटर्मिनेट रह जाती है। इकोनॉमिक एनालिसिस डज नॉट ऑफर अ डिटर्मिनेट सॉल्यूशन टू द वेज रेट डिटर्मिनेशन अंडर बायलैटरल मोनोपोली, तो बायलैटरल मोनोपोली के अंडर कोई भी एक फिक्स्ड वेज रेट नहीं होती। वेदर or not a compromise wage rate is settled is a matter of bargaining power of the two parties, कि क्या कोई वेज रेट इसके बीच में कोई सेट हो पाएगी, ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज की बार्गेनिंग पावर कितनी है। Bargaining power of labor unions depend on their financial ability to sustain strikes, weakness of employers, labor laws, quality of leadership and political patronage, and that of employers depend upon ability to sustain losses, their hold on the government and their approach towards the ability to buy the union leaders। अब कितनी स्ट्राइक करेंगे, किसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी? लेबर की बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है कि वो कितनी लंबी स्ट्राइक चला सकते हैं, कितना जो एम्प्लॉयर्स हैं उसको वीक कर सकते हैं, या लेबर लॉज क्या कहते हैं, या क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कैसी है लेबर यूनियन की, या पॉलिटिकल पैटर्नेज है, पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको कि नहीं है। और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है कि वो कितनी देर तक काम बंद रख सकते हैं, क्या गवर्नमेंट उनके साथ है कि नहीं है, क्या वो जो लेबर यूनियंस के जो लीडर्स हैं उनको रिश्वतें खिला के साइड तो नहीं करा देंगी। तो ये सारी चीज़ें उनकी बार्गेनिंग पावर को असर डालती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जो मोनोपोलिस्ट है, जो लेबर यूनियन है, उसकी जो मोनोपोली है वो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह लेना चाहेगा, और जो मोनोपोसोनिस्ट है, जो ख़रीदार है लेबर का, और वो एक ही ख़रीदार है, वो कम से कम देना चाहेगा। तो लेबर उन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कहीं डिटर्मिन होगी, और वो डिपेंड करेगा कि उनकी बार्गेनिंग पावर दोनों पार्टीज़ की कितनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।